नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे भारत और चीन नेपाल की बौद्ध विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा पर। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स 2022 जो जून में होने जा रही है को ध्यान में रखते हुए एक क्रैश कोर्स 27 अप्रैल से ही प्रारंभ किया गया है। उक्त क्रैश कोर्स से संबंधित कक्षाएं आप कल सुबह यानी 18 मई को भी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लाइव देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स 2022 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कल की कक्षा का रिमाइंडर भी सेट करें। अब हम आज की खबर को देख लेते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की गई। हालांकि यह यात्रा कुछ ही घंटों के लिए थी, किंतु यह प्रतीकात्मकता और सार से भरी है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी का दौरा नहीं किया है। नेपाल में देखे जा रहे आंतरिक संकट की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री की यात्रा बुद्ध द्वारा प्रचारित शांति, करुणा और अहिंसा के संदेश को फैलाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यह यात्रा चरम सीमाओं को दूर करने तथा सहिष्णुता, संवाद और सर्वसम्मति के माध्यम से मध्य मार्ग का अनुसरण करने को भी प्रोत्साहित करती है। लुम्बिनी की यह यात्रा राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उम्मीद है कि इससे इस अनावश्यक बहस पर विराम लग जाएगा कि क्या बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था अथवा नहीं। नेपाल के लिए यह विषय एक संवेदनशील मुद्दा है और इसके विपरीत किसी भी दावे का परिणाम नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शनों में देखा जाता है, जिसका निराकरण किए जाने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में जिस प्रकार से लुम्बिनी में चीन की बढ़ती उपस्थिति देखी जा रही है, उसको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री की यह यात्रा रणनीतिक भी है, क्योंकि लुम्बिनी भारतीय सीमा के काफी करीब है और चीन के द्वारा यहां पर काफी व्यापक रूप में निवेश किया गया है। इसमें एक बहुत बड़ा मठ बनाए जाने के अलावा नेपाल में समय समय पर बौद्ध धर्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को आयोजित और प्रायोजित किए जाने में भी चीन की भूमिका देखी गई है। कोविड-19 से पहले भी लुम्बिनी में चीनी पर्यटकों का निरंतर प्रवाह देखा गया था, जो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से चीन बौद्ध धर्म की अपनी सॉफ्ट पावर क्षमता का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि बौद्ध धर्म के 50 करोड़ से अधिक अनुयायी हैं, जो मुख्य रूप से पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में केंद्रित हैं। इसका लाभ उठाने के लिए चीन निरंतर प्रयासरत है, जिसके लिए भारत को भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि चीन के द्वारा अपने गैर सरकारी संगठन एशिया पैसिफिक एक्सचेंज ऑफ कॉरपोरेशन फाउंडेशन के माध्यम से $3 बिलियन की एक परियोजना को आगे बढ़ाया गया है, जो लुम्बिनी को एक अंतर्राष्ट्रीय शांति के शहर के रूप में विकसित करने की परियोजना है। इसके अलावा 2018 में चीन ने एक ट्रांस हिमालयन रेलवे के द्वारा तिब्बत को काठमांडू और आगे इसे लुम्बिनी से जोड़ने की घोषणा की, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि चीन विकास परियोजनाओं के संदर्भ में ईमानदार है और दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत को रेखांकित करता है। यह भारत और अन्य देशों के द्वारा किए गए दावों का चीनी प्रतिवाद भी था कि नेपाल में चीन की रुचि विशुद्ध रूप से व्यापार में ही निहित है। हालांकि चीन के इन प्रयासों के बावजूद भारत की लुम्बिनी में उपस्थिति बहुत अधिक नहीं है। भारत द्वारा लुम्बिनी में 1990 के दशक के अंत में एक संग्रहालय भवन ही बनवाया गया था। इसके अलावा भारत के द्वारा एक लाइट एंड साउंड शो का भी प्रस्ताव किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है।
वर्तमान सरकार के द्वारा भी पशुपतिनाथ मंदिर और अन्य हिंदू तीर्थ क्षेत्रों को विकसित करने की पहल पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। जैसे कि भारत के द्वारा सीता के जन्म स्थान जनकपुर को एक नियमित बस सेवा के द्वारा अयोध्या से जोड़ने के लिए एक कनेक्टिविटी पैकेज की घोषणा की गई है, जो प्रस्तावित रामायण सर्किट का हिस्सा है। हालांकि इसके साथ भारत को बौद्ध सर्किट का विकास करने के लिए भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें लुम्बिनी एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। हाल के वर्षों में भारत के तीर्थ स्थलों को नेपाल के तीर्थ स्थलों के साथ जोड़ने के संदर्भ में अवसंरचनागत विकास को भी आगे बढ़ावा दिया गया है, जिसके तहत भारत के द्वारा कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। नेपाल के द्वारा भी चीन की सहायता से लुम्बिनी से 18 किलोमीटर दूर भैरहवा में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। किंतु भारत और नेपाल के तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़े जाने के संदर्भ में सड़क परियोजनाओं पर भी बेहतर ढंग से कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जो अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अब भारत लुम्बिनी में अन्य विदेशी शक्तियों के साथ अपनी भी उपस्थिति बेहतर ढंग से दर्ज कराने के लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज केंद्र का निर्माण कर रहा है, जो संस्कृति मंत्रालय की वित्तीय सहायता से हुआ है। इसके अलावा भारत नेपाल में बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक विकास को भी आगे बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाला है, जिसके अंतर्गत 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की बात कही गई है। एक लुम्बिनी विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म पर अध्ययन के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयर की स्थापना पर और दूसरा काठमांडू विश्वविद्यालय में एक चेयर प्रोफेसर पर। भारत के पर्यटन मंत्रालय ने भी बुद्ध के नक्शे कदम पर चलने के लिए एक ट्रांसनेशनल बौद्ध टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिए नेपाल के साथ सहयोग प्रारंभ कर दिया है, जो लुम्बिनी से शुरू होकर कुशीनगर में समाप्त होता है। सूत्रों के अनुसार भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों के द्वारा लुम्बिनी को कुशीनगर, बोधगया, राजगीर, नालंदा और सारनाथ से जोड़ने वाले इस प्रस्तावित बौद्ध सर्किट पर चर्चा भी की गई है। यह दोनों देशों के विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाले रामायण सर्किट के निर्माण की परियोजना के अतिरिक्त होगा। इस प्रकार इन परियोजनाओं आदि के माध्यम से यह उम्मीद की जा रही है कि भारत लुम्बिनी आदि बौद्ध स्थलों पर चीन की चुनौती का सामना कर पाने में बेहतर ढंग से सक्षम हो पाएगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के इस सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।